हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त देखिए, आज का सेशन पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट स्टडीज से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो है क्वेश्चन पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। जब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है, वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है। तो दोस्त देखिए कि कह रहा है कि राधा घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाते। पहले देखिए क्या होता है कि हमारा क्या है, इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक। अब कह रहा है कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रही है। मान लीजिए हमें कि यहाँ से हमें राधा चलना प्रारंभ की। यहाँ से राधा चलना प्रारंभ की कितना, 2.5 किलोमीटर। किधर, उत्तर। उत्तर हमारे का ऊपर है। देखिए हमें यहाँ से उत्तर गई 2.5 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर जाती है। अब वह बाएं मुड़ के, यानी इधर से जा रही है ऊपर की तरफ, तो इधर हमारा दाहिने तरफ इधर है और बाएं तरफ इधर है। अतः वह 5 किलोमीटर क्या कर रही है, बाएं मुड़ रही। यहाँ से हमें इधर मुड़ी 5 किलोमीटर। कितना, ये 5 किलोमीटर और इधर 2.5 किलोमीटर। ठीक। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ी। यहाँ से जाने समय देखिए फिर वह किधर मिली, बाएं मुड़ी। तो यहाँ से देखिए नीचे की तरफ हमारा बाएं होगा, ये बाएं हमारा यहाँ आ गया। फिर बाएं मुड़ी कितना, 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर बाएं मुड़ जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है। अब देखो उसका घर कहाँ पे था, हमारा यहाँ है, उसका घर यहाँ पे था। वह कितनी दूर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक बीच दूरी 5 किलोमीटर है। अतः वह 5 किलोमीटर की दूर है। और किस दिशा में है, देखिए इधर हमारा किस दिशा है। यहाँ से चलिए देखिए, यानी नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, नीचे हमारा क्या है, साउथ है, यानी दक्षिणी। तो वह हमें कितना, ये कितना, 5 किलोमीटर और किस दिशा में है कि, एक मिनट, किस दिशा में, एक मिनट, देखिए दक्षिण दिशा यहाँ पे है, हाँ ना। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से अब इसकी बीच की दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है। अतः किस दिशा में है, इधर का कौन सी दिशा है, इधर हमारा वेस्ट यानी पश्चिम दिशा है। कितना, पश्चिम दिशा। तो यानी क्या हो गया, अब 5 किलोमीटर की दूरी पर और किस दिशा, पश्चिम दिशा में है, है। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही, देखो घर से 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उद्यान स्थित है। तो किस राज्य में है फूलों की घाटी, क्या है, देखिए फूलों की घाटी हमें कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के फूलों की घाटी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, क्या है, काला। यहाँ पे काला, भूरा भी हूँ, काला भी हूँ, काला भी हूँ। गरम घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ। ठीक। दही और जलजीरा में भूनकर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं। तो देखिए यह दोस्त कि पतला सा होता है, भूरा भी होता है और काला भी होता है, जो कि घी तेल में इसे क्या कहते हैं, घी तेल में गर्म किया जाता है। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या है, हल्दी नहीं होगा, दालचीनी नहीं होगा, जीरा, लौंग। तो देखिए क्या है, काला है, फिर पतला भी है, लौंग पतला नहीं होता है। देखिए जीरा, यानी क्या हो जाएगा, जीरा एकदम पतला होता है, काला भी होता है। ये छौंकने पर यानी गर्म करने पर इसकी खुशबू फैलता है। अतः ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएनजी का मुख्य संगठन क्या है। सीएनजी मतलब जो होता है गैस हो रहा है, क्या होता है, गैस।
सी कंप्रेस्ड क्या होता है ये CNG मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। यह वाहनों में प्रयोग किया जाता है CNG का प्रयोग। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए कि एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मेथेन है। तो देखिए दोस्त इसमें है CNG में मेथेन का प्रयोग होता है। क्या होता है? मेथेन का प्रयोग। तो यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्योंकि यह है जो होता है CNG गैस है, इस गैस को वाहनों में प्रयोग करते हैं और यह 200 से 250 किलोग्राम कितना 200 से 250 केजी की दाब पर क्या होता है इतना दाब पर यानी दबाया जाता है। किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर पे यह दबाया जाता है, तब यह वाहनों में हम्म, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई छात्र 29 सितंबर, देखिए 29 सितंबर 2022, यहाँ पे 22 23 24 कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए क्या हो जाए 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधी धाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर देखिए 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल है। यह निकटतम निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले ये क्या किया कि यहाँ से देखिए यहाँ मान लीजिए है तिरुवनंतपुरम, ठीक, और यहाँ गांधी, ठीक, गांधीधाम। तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तिरुवनंतपुरम गए। यहाँ से चला कितने बजे? 12:30 पे, 12:30 पे चला और यहाँ पहुँचा 7 बजे। कितना? 7 बजे पूरा पूरा पहुँचा। 7 बजे पहुँचा यानी देखिए ये एंटी मेरिडियम, 7 बजे एंटी मेरिडियम में पहुँचा है। कितना? एंटी मेरिडियम। और ये पास्ट मेरिडियम PM, ठीक। तो यहाँ से चल के यहाँ तक गया। अब ये 12:30 बजे पहुँचे से स्टार्ट किया। किस कै तारीख को? 29 तारीख को। 29 के देखिए सितंबर कितने 30 का महीना होता है। सितंबर जो होता है 30 का महीना है सितंबर। तो 30 का महीना होता है। अब यहाँ पे 29 से 30 के पहुँचा यानी साढ़े साढ़े 12 बजे तक के 30 तारीख को 12:30 बजे तक पूरा 24 घंटा हुआ। कितना हो गया? 24 घंटा। तो देखिए ये, हाँ देखिए कि 12:30 बजे से कितने बजे से कि तिरुवनंतपुरम 12:30 बजे से निकला। हाँ, एक मिनट। 12:30 बजे, ठीक, 12:30 बजे से। और वो इक्के तारीख 29 से 30 को गया। वो ये 29 से 30 तारीख को गया तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 30 तारीख तक डेट है ये, 30 तारीख को। यानी इसमें के बीच कितना 24 घंटा हो गया। कितना है? 24 घंटा। उसके बाद कह रहा है 24 घंटा। फिर वह 7 बजे तक बोला। कितना बोला? 7 बजे तक। यानी 1 तारीख को, अब 1 तारीख में 7 बजे एंटी मेरिडियम यानी कितना हो जाएगा प्लस 12:30 बजे के बाद फिर वो चला पूरा पूरा PM था। PM तक पहुंचा 12 घंटा। यानी 12 घंटा ये हो गया। उसके बाद 7 7 12 7 19 और 12:30 बजे था। कितना हो गया? 18 घंटा। कितना? 18 घंटा 30 मिनट ये हो गया। अब सब पूरा जोड़ देंगे 18 घंटा 30 मिनट प्लस 24 घंटा सारा जोड़ेंगे तो देखिए क्या घंटा हुआ? 42 घंटा 30 मिनट। कितना हो जाएगा पूरा? 42 घंटा 30 मिनट। एक 42 घंटा 30 मिनट हो गया। ये 42 साढ़े 42 घंटा पूरा पूरा लगा, 42.5 आवर्स, ठीक। 42.5 घंटा लग गया। उसके बाद में अब देखिए आगे क्या दिया है हमें। कुल एक क्या लगा? 42.5 घंटा कुल समय लग गया।
और आगे सवाल हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ से हमें 7 बजे तक 1 अक्टूबर तक 42 घंटा 42.5 घंटा लगा। उसके बाद कह रहा है कि टोटल 2296 किलोमीटर की दूरी चली। टोटल दूरी 2296 किलोमीटर है और ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्त देखिए ट्रेन की औसत चाल क्या हो जाएगा। औसत चाल औसत चाल औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी हमें कितना 2296 और बटे कितना हो जाएगा 42 सही 1/2। इतना हावर्स लगा। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा कि 54.27 कितना 54.27 किलोमीटर प्रति घंटा कितना है किलोमीटर प्रति हावर्स इतना हो गया। तो यह पूछ रहा है हमें कि सन्निकटतम मान निकालें, यानी देखिए सन्निकटतम निकालेंगे 54.27 है। यहाँ पे अगर 50 होता है 50 से अब ऊपर होता तो हम 55 लेते हैं। 50 से कम है तो यानी 54। सन्निकटतम क्या हो जाएगा 54 ही आएगा हमारा। सन्निकटतम 54 यानी ऑप्शन नंबर सी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया है कि आपका घर यक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। देखिए आपका घर यक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है और यक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक। देखिए सीधा सीधा हमें क्या है यक्स और वाई। एक मिनट, देखिए क्या है यहाँ पे मान लीजिए एक्स और यहाँ मान लीजिए वाई। यहाँ मेरा एक घर है, ये विद्यालय है। ये क्या है विद्यालय है, विद्यालय है और ये घर है, ठीक। घर है। देखिए ठीक, तो देखिए ये यहाँ क्या है वाई, यहाँ यक्स। ये घर है, ये यक्स घर है और वाई विद्यालय है। यक्स घर वाई विद्यालय है। फिर कह रहा है कि यक्स से यक्स पर स्थित यक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, ठीक है। यक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक उत्तर में है। देखिए क्या है यहाँ पे दिया है ना, कह रहा है कि देखिए ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक उत्तर 60 मीटर की दूरी पर है। अब देख लीजिए यहीं पे, यहाँ मेरा वाई हो गया, यहाँ यक्स हो गया। अब यहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया। ए मेरा दिशा होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। अब कह रहा है कि सीधी सड़क नहीं है, तो कि बीच की दूरी सीधी सड़क नहीं, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक उत्तर है। यक्स के ठीक उत्तर ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक ए मेरा है, मान लीजिए ए है, ठीक। ए पर गया, ए पर गया कितना मीटर लगभग 60 मीटर की दूरी पर, कितना 60 मीटर की दूरी पर। फिर बी पर जाते हैं ए के ठीक पूरब, पूरब हमारा इधर है, देखिए इधर पूरब हो गया। पूरब के ठीक 25 मीटर, कितना 25 मीटर, ठीक। 25 मीटर जाते हैं, एक मिनट, 25 मीटर दूरी पर हैं। फिर सी पर जाते हैं, यहाँ पे बी हो गया 25 मीटर, बी पहुँचा। उसके बाद सी पर जाते हैं और जो बी के ठीक उत्तर उत्तर ऊपर है, यानी सी यहाँ पहुँच गया। सी पर जाते हैं, ठीक। इतना 100 मीटर की दूरी पर, कितना 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं सी के ठीक पश्चिम में। पश्चिम मेरा एकदम इधर है, ये पश्चिम इधर है, कितना है पश्चिम इधर, तो 25 मीटर गया, कितना गया
पश्चिमी दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? अब देखिए, हमारे विद्यालय और घर, हमारा घर यहाँ पे है, विद्यालय यहाँ। कह रहा है आपके विद्यालय के सापेक्ष, विद्यालय मेरा वाई है, वाई के सापेक्ष यक्ष किस दिशा में है? तो देखिए दोस्त कि विद्यालय वाई के सापेक्ष यक्ष क्या है? नीचे है, नीचे यानी दक्षिण दिशा में है। क्या है? ऊपर क्या है? उत्तर, और नीचे दक्षिण है, यानी ठीक विद्यालय के सापेक्ष ठीक दक्षिण दिशा में। कहाँ पे? ठीक दक्षिण दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी, ठीक दक्षिण दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर, कि वह दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकता है। देखिए, उसकी दृष्टि जो होती है इतनी श्रेष्ठ होती है कि हम लोगों की अपेक्षा उस 4 गुना किसी भी वस्तु या किसी भी शिकार को अपना वो देख सकता है, वो भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो देखिए वह कौन सा होता है? ये होता है चील और गीद। क्या होता है? चील और गीद। तो चील गीद क्या होते हैं? ये बहुत दूर 4 गुना दूरी से आसपास अपने शिकार को देख लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चील और गीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों के युगल यानी जोड़े को चुनिए। तो मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग कौन से होते हैं? देखिए, मलेरिया होता है और डेंगू। क्या होता है? मलेरिया और डेंगू होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर इतना होता है 950। क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर है। ठीक, तो यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 कितना? 19.2 सेंटीमीटर है, जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी निकटतम है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, पैमाने के शहर के बीच की दूरी जो है, मानचित्र की ही 2 स्थलों के बीच दूरी इतना है, तो इनके स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगा? ठीक, तो देखिए 1 सेंटीमीटर 950 और 950 के में गुणा कर दो 19.2। 19.2 से हमने गुणा करेंगे तो हो जाएगा पूरा टोटल 1840 मीटर। कितना हो गया? 18,240 मीटर हो गया। ठीक, 18,240 मीटर हो गया। फिर कह रहा है कि टोटल हमारा 18,000 किलोमीटर और 1 मीटर में हो गया। अब इसको किलोमीटर हो गया, हमें कन्वर्ट करेंगे। देखिए, सब किलोमीटर में दिया हमें ऑप्शन, तो किलोमीटर कन्वर्ट करने 1,000 से भाग कर देंगे। क्या हो जाएगा? 1,000 से हम भाग दे देंगे। 1,000 से भाग दे देंगे तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव जाएगा। क्या हो जाएगा? 18.240 इतना हो गया। इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर। तो देखिए, और कह रहा सन्निकटतम, एकदम निकटतम निकालना है। देखिए 50 से कम है, यानी 50 से कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 18 ही हो जाएगा। अतः ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 18 सन्निकटतम है, इसके बीच की दूरी। अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए हैं अनुसार विवरण दिया गया है। नीचे दिए अनुसार विवरण दिया गया है। देखिए क्या विवरण है कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, जहाँ वो राज्य जो है वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, और मौसम सामान्यतः गर्म रहता है हमेशा। क्या होता है? मौसम जो होता है गर्म रहता है, और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ठीक, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी, मतलब घरों की दीवारें जो होती है वो
घरों की दीवार मोटी बनाई जाती है। क्या होती है? घरों की दीवार मोटी, यहाँ पे ट रहेगा, एक मिनट, मोटी, मोटी, घरों की दीवार जो होते हैं मोटी रहेगा। घरों की दीवार मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। ठीक है, मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की घरों की छतों को कांटीली झाड़ियों, घरों की छतों, एक मिनट, यहाँ पे देखो कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे घरों की, ये यहाँ पे छतों रहेगा, घरों की छतों, जो घरों की छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है, तो वह राज्य कौन सा हो जाता है? देखिए, यह राज्य हो जाएगा हमारा कि हम इस जैसे मौसम गर्म में रहते हैं और वर्षा बहुत कम होता है, यह राज्य हमारा राजस्थान है, जो कि वहाँ पे बहुत रेगिस्तानी कहा जाता है राजस्थान। वहाँ पे बालू होता है, इसकी वजह से वहाँ पे तापमान हमेशा गर्म रहता है और वहाँ पे गर्मी बहुत होती है और वहाँ पे समझिए एकदम वर्षा के बहुत कम होता है। अतः ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थल है। क्या है? बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। क्या है? चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। तथा जिस शहर में स्थित हो वह शहर कौन सा है? तो देखिए, उसका नाम हो जाएगा हमारा श्रीनगर। ये चारों तरफ से श्रीनगर घिरा हुआ है। इसका चार चिनारी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसमें सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण हो। उसकी जो सुनने की संवेदन शक्ति होती है बहुत तीक्ष्ण होती है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ठीक, वह इतना तीक्ष्ण होता है सुनने में कि थोड़ा सा पत्ता हिले तो भी उसे एहसास हो जाएगा और किसी घास पे कोई जानवर चले तो उससे भी इस्तेमाल हो जाता है। तो यह कौन सा जानवर होता है? तो यह जानवर होता है बाघ। क्या होता है? बाघ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब देखिए, इसमें हमें युग्म छांटना है, कौन सा युग्म सही है। तो देखिए दोस्त, कि गेहूँ मूसलाधार होता है, नहीं। गेहूँ तो मूसलाधार नहीं, तो ऊपर ही रहता है ताकि उसे तुरंत रेसादार होता है इसका। मक्का मूसलाधार होता है, नहीं, उसका भी रेसादार होता है। गाजर एक मूसलाधार है, हाँ। देखो, गाजर में मूसलाधार होता है, बांस में भी नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह मूसलाधार होता है, गाजर मूसलाधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कि रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष, एक वृक्ष है, ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर कुछ विचार कीजिए। जो नीचे दिए गए हैं इस पर हमें कुछ विचार करना है। तो देखिए, विचार में क्या है हमारा ऑप्शन ए, क्या है? यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। क्या आता है? यह वृक्ष आबू धाबी रेगिस्तानों में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं। आबू धाबी कह रहा है, चलो ठीक, हटाओ इसे। अगला देखो, इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग 4 मीटर होती है। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आगे वाला देखो, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि भौम यानी नीचे जल स्तर तक न पहुंच जाए। ठीक, उसकी जड़ जो होती है बहुत नीचे तक जाती है, उसकी भौम जल तक पहुंच नहीं जाए जब तक, तब वहाँ तक जाती है। तो ऑप्शन ए भी सही है, सी। और उसके बाद डी देखिए कि इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है।
नहीं, ये कोई नहीं, क्योंकि उसका तो जहाँ तक हमें स्तर नहीं पानी का मिलेगा तब तक तो उसका जड़ जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए भी गलत है, डी वाला। ये देखिए, इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। हाँ हाँ, इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो देखिए, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए और डी गलत है, बाकी तीन सही। तो इसमें क्या दिए है, वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैं विचार करें, ऑप्शन हमें कौन सा मिला, बी, सी और ई। बी, सी, ई। तो देखिए, हमें राइट आंसर क्या है, बी, सी, ई। ऑप्शन देखिए, बी, सी, अतः ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बी, सी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं? तो देखिए यहाँ पे कि पक्की मछली खाना पसंद करते हैं किस राज्य के लोग, सरसों के तेल में। तो यानी कौन से राज्य होता है हमारा, यह राज्य कश्मीर है। क्या है, कश्मीर। कश्मीर वाले ये सरसों के तेल में क्या करते हैं कि मछलियों को तल कर या भून कर उसे खाना पसंद करते हैं। अतः ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपाख्यान उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, उपाख्यान मूलक अभिलेख किस में प्रयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ए दिया है, बच्चे की बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्रों की पहचान करने में, ठीक है। बच्चों की रुचियों संबंधों के क्षेत्र में पहचान करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए, बच्चे के विषय में निर्णय लेने में। तो ए देखिए, कम बच्चों के विषय में निर्णय आप तो नहीं ले सकते हैं, ठीक। सी देखिए, समस्याओं की स्थितियों में बच्चे को समाधान प्रदान करने में, बच्चे को समाधान प्रदान करने नहीं। डी देखिए, बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में, इसमें ले सकते हैं इसमें क्या कहते हैं, बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों में। तो अतः ऑप्शन हमारा क्या है, ए और डी राइट आंसर, ए और डी। ऑप्शन ए डी यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसालों का पाठ पढ़ाने मसालों का पाठ बढ़ाने से, ठीक, नहीं बढ़ाने का, पढ़ाने, मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व, पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से दो छोटे प्रश्न पूछे, ठीक। क्या, एक दो छोटे प्रश्न पूछे। तो इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है? तो देखिए, हमें ऑप्शन क्या दिया है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना, सही। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को इसमें हमें जानना होगा। उसके बाद कक्षा से या कक्षा में, यहाँ से नहीं, कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, ये कम। अगला देखो, अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, ठीक। अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, ठीक है। देखते हैं, अगला देखो, विषय विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। क्या होता है, विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार को प्राप्त करना, यानी ऑप्शन ए और डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और डी राइट आंसर, ए डी, अतः ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र पे भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने
विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह क्या है? किस रूप में यह व्यक्त किया जा सकता है? तो देखिए, अधिगम का आकलन करना नहीं, अधिगम के लिए आकलन करना। क्या हो जाए? अधिगम के लिए आकलन करना। आकलन अधिगम के रूप में नहीं, अधिगम के दौरान आकलन नहीं, अधिगम के लिए आकलन करना, मतलब सीखने के लिए उसे आकलन करना। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब, प्रभावी शिक्षण जो होता है केवल तभी संभव होगा यानी जब, देखिए इसमें क्या दिया है कि शिक्षक तब शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे। हैं, अपनी पाठ योजना के पूर्ण करने के लिए कार्य नहीं। शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे। नहीं। सी, शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करे। नहीं। शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्यों को समझने में एक सहायता मिले। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये प्रभावित करता है किसको? शिक्षण को। प्रभावी शिक्षण अधिगम को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में प्रयुक्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के, इसका बच्चों के जो सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण क्या है? ठीक, उपयुक्त उपकरण क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या है कि नियत कार्य नहीं, पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं, श्रेणी मापनी रेंटिंग स्केल जिसे कहा जाता है, क्या कहता है उसको? सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों को आकलन करने के लिए एक रेंटिंग स्केल का अपना होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, श्रेणी मापनी। क्या? श्रेणी मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? तो देखिए, जब ईवीएस के शिक्षक को अपनी कक्षा के समूह को कार्यालयों को योजना के बनाते हुए हमें एक यानी निम्न से कौन सा विचार या कारकों पर विचार करना होगा? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है कि बच्चों में अभिरुचि जगाना, ठीक है, बच्चों में अभिरुचि जगाना, ठीक है, प्रकृति में समावेशी, ठीक है, मूल्य प्रभावी करना, ठीक है, केवल लग गया तो गलत है, डी। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है, ठीक है, वह वृक्षों के संरक्षण के प्रति बहुत संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में उसके वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? तो ऑप्शन देखिए ए कि विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना। आप प्रेरित तो नहीं कर सकते हैं, ठीक, ये तो गलत है। दूसरा, वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना। क्या? वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना नहीं। चिपको आंदोलन की कहानी सुनना और प्रश्न पूछना, ठीक नहीं। लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। अतः हमें क्या संरक्षण कर रही है कि लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को सिखाने पर एक मील की उस सैर पर जाना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित, क्या ईवीएस के शिक्षण अधिगम छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। अब जो छात्र केंद्रित उसके उपागमों को हमें निम्नलिखित में से पहचान करना है। देखिए, निरंकुश शैली नहीं, निरंकुश शैली
नहीं। बी अनुज्ञात्मक शैली नहीं। सी समाकलित उपागम। ठीक, समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम दोनों, यानी समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर। सी डी, अतः ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सी डी इसमें दिया है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे डैट 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 व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। हमारा जो होता है वो व्यवहार परक तंत्र का मूल भाग क्या होता है? भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों नहीं। इसमें क्या होता है? हमारे भावात्मक व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है, अतः ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईबीएस ईबीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ठीक, उसका उत्तम व्याख्या की जाए किस पे? देखिए, यह कई विषयों को समाकलित करता है। ईबीएस ठीक है कि यह कई विषयों को समाकलित करता है। ईबीएस यानी पर्यावरण जो होता है हमारा, कई विषयों को समाकलित करता है। और बी, यह बाल केंद्रित है। ठीक, यह बाल केंद्रित भी है, बाल को सिखाया जाता है। यह अनुभवजन्य भी है। क्या है? यह एक अनुभवजन्य है। यह शिक्षण आधारित है। गलत, यह शिक्षण आधारित है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी, अतः ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों यानी विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। तो देखिए, क्या करते हैं? वनस्पति जात और प्राणी जात पे करते हैं, जैविक और जैविक पर भी करता है, और देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ग के तहत समाज और संस्कृति पर करेगा, पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा इसके वातावरणीय द्वारा। रचनात्मक जिज्ञासा पर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है केवल। हैं, ए बी सही, ए बी सी राइट आंसर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन हमारा ए ही राइट आंसर। ये क्या? देखिए, ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी सही, डी गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 27, ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों और कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। तो देखिए, ऑप्शन दिया है कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना नहीं, बी विशिष्ट स्तर से बाहर जाना नहीं, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। जब भी बाहरी औतर संदेश जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सर्वे क्या है? सर्वे और लिखो, इसका कुछ सम्मिलित उल्लेख किया गया है, इसको सम्मिलित किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। सर्वे और लिखो मतलब विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? इसमें से देखिए कौन ईवीएस की एकदम प्रभावशाली युक्ति है? तो व्याख्यान युक्ति है नहीं। सी, बी प्रायोगिक क्या है? प्रायोगिक, ये सही है, पर्यावरण के लिए प्रभावशाली है युक्ति। सी भूमिका निर्वहन, ये भी सही है, प्रदर्शन नहीं है। क्या है? प्रदर्शन नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी राइट आंसर। बी और सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए विषय सीखने हेतु नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के
जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है। जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है, देखिए वह क्या है, संप्रत्यय उपागम है, नहीं, प्रक्रिया उपागम है। क्या है, वह एक प्रक्रिया उपागम है, समाकलन और क्रियाकलाप ये नहीं है। यानी जो यह ईवीएस शिक्षण के अधिगम के लिए जो उपागम है यह कौशल का उपयोग होता है, इसमें प्रक्रिया उपागम का प्रयोग होता है, यानी उपयोग होता है। अतः ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट खत्म, यहाँ तक 30 क्वेश्चन आज हमारा खत्म हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।